हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी यूपीएससी में। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 18 ख़त्म कर लिया था। उसके 2 सीरीज़ बन गए थे। मेरा स्टोरेज फुल हो गया था। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन सिनेमा चैप्टर नंबर 19। अब देखिए, मैंने जैसे पिछले लेक्चर में कहा था कि अब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना कुछ बच नहीं गया है, थोड़ा सा मिसलेनियस बच गया है, वो कर लेंगे हम लोग, कोई नहीं। पर ये इनमें से क्वेश्चंस कभी आए नहीं इंडियन सिनेमाज और बाकी सारी चीज़ों में, तो बस मैंने जब जैसा कमिटमेंट दिया था आप लोगों को कि मैं पूरी बुक पढ़ाऊँगा, पेज बाय पेज, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन, मैं अपना प्रॉमिस रख रहा हूँ। और आप भी अपना प्रॉमिस रखें, अपने भैया को फॉलो करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है या फिर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप सच में कुछ सीख रहे हैं तो इसे शेयर करें। ज़बरदस्ती नहीं है शेयर करने की। बस मैं ये चाहूँगा कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं है या कुछ नहीं है, उनके लिए मैं एक बेस बना रहा हूँ ताकि आप लोग के 8 लाख 9 लाख रुपए खर्च ना हो। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे। देखिए, इंडियन सिनेमा, जब आप बॉलीवुड वगैरह सब देख ही रहे हो, पर बॉलीवुड देख रहे हो, साउथ इंडस्ट्री देख रहे हो, रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज देख रहे हो, जहाँ पे हिंदी, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत अभी आजकल बहुत नाम पे हैं। तो ये सिनेमा है और इस पे रेगुलेशंस कैसे हुए, दादा साहब फाल्के अवार्ड क्या है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें कैसे चलती है, गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल है कि नहीं, सेंसर बोर्ड क्या करता है, जो यूए सर्टिफिकेट मिलता है अडल्ट वाला, वो सारी चीज़ें। पर मेरा एक और सवाल है आप लोगों से कि ये तो सिनेमा हुआ जहाँ पे हमारा रेगुलेशंस है। अब आप समझिए नेटफ्लिक्स वगैरह, वेब सीरीज़ वगैरह, तो आप लोग देख सकते हो कि वेब सीरीज़ में भी आजकल ऐसी वेब सीरीज़ आ रही है जिसमें ज़्यादा वायलेंस है, न्यूडिटी है, इंटीमेसी कुछ ज़्यादा ही दिखाई जाती है। तो उन सारी चीज़ों पे आपका क्या राय है, आप रखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम लोग उसके बारे में बहुत सारी चर्चा करेंगे जब आप कमेंट करेंगे तो। अच्छा, कमेंट करने से 2 फ़ायदे होंगे। एक, आपका सवाल जो होगा वो कोई ना कोई हमारा स्टूडेंट, हमारा भाई, हमारा दोस्त उसके ऊपर कमेंट करेगा और वो अपनी राय रखेगा। तो आपको आपकी राय के ऊपर एक क्रिटिकली एनालाइज करने वाला या फिर आपकी सहमत करने वाले लोग मिलेंगे। सो इससे हमारा क्या होगा कि जब हम लोग कोई चीज़ डिस्कस करते हैं तो ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं, समझ में भी आती हैं। तो ऐसे ही अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू पॉइंट्स मिलते हैं कमेंट सेक्शन में, जब आप कमेंट करके इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हो तो कमेंट करना ना भूलें और अपने क्वेश्चंस, अपने सवाल पूछें। जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं वो कमेंट सेक्शन में जाके देखें कि क्या सवाल है, कैसा है, उसके ऊपर आप क्या कह सकते हैं। चलिए, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्रीज इन एशिया। इन इंडिया, फिल्म इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेल नोन फॉर प्रोड्यूसिंग द largest number of films in the world. It produces the films in various languages such as Hindi, Telugu, Tamil, Bhojpuri, etc. As per a survey conducted in 2014, India produces nearly 3,000 celluloid films, which were further classified into 10,000 short films and 1969 feature films. Recently, a provision was passed to allow full foreign direct investment in the film sector, which led to major international media houses such as 20th Century Fox, Warner Bros., etc. to invest in Indian films. This has also led major foreign directors to pick up social issues related to India. अभी देखिए क्या होता है। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज़ द लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री इन एशिया और इंडिया सबसे ज़्यादा फिल्में प्रोड्यूस करता है वर्ल्ड में। अब जैसे ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री में, तो क्या हुआ कि जैसे बड़े बड़े 20th सेंचुरी फॉक्स हो गए हैं, ड्रीम वर्क्स हो गया, वार्नर ब्रोस हो गए, मार्वल्स वगैरह, ऐसे सारे लोग और इनके डायरेक्टर्स भी इंडियन सोशल इश्यूज़ को लेके फिल्म बना सकते थे क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया था। तो वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सिनेमा क्या है। तो 2 चीज़ें आप लोग हमेशा याद रखिए कि अगर कोई चीज़ पूछी जाती है तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, उसके अंदर थोड़ा सा आप क्रिटिकली एनालाइज करने की भी ताकत रखें। मतलब एक ऐसी एक प्रोविजन भी बना लगे, ठीक है ये सब सही है, पर क्रिटिकली भी थोड़ा उसको एनालाइज करें और उस पर सोल्यूशन दे। ऐसा नहीं कि अच्छा चीज़ है ये गलत है पर मेरे को सोल्यूशन नहीं पता, ये गलत है पर इसके लिए प्रोबेबल सोल्यूशन क्या हो सकते हैं ये भी आपको सोचना है। बीइंग अ फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स,
IAS या IPS ऑफिसर्स, आप लोग को इन सारी IAS, IPS, IFS, IRS और बहुत सारे ऐसे पदों पे आप जाएंगे जो बहुत ज़्यादा क्रूशल होगा, और आपका डिसीजन बहुत सारे लोगों की लाइफ को, उनकी सोशल स्टेटस को, सबको बहुत इफेक्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचना बनता है। देखिए इम्पोर्टेंस क्या है इंडियन सिनेमा का। मोस्ट film produced in the post-independence era have shaped our identity as nation and also as individual living in India. Cinema has helped us to portray and understand the socio-economic and political existence of Indians and how they have evolved with changing time. Most empirical studies shows that the film has a deep impact on the common man's psyche and people associate themselves with the actor and empathies were with their characters as if they were real. It is not only entertainment for 3 hours but also an experience that people usually carry away and like to remain associated with. In most cases, there are two types of cinemas, one for entertainment and other for showing the realities of day-to-day life, that is called alternate or parallel cinema. It is not only available in urban metropolitan areas but has also percolated to the rural areas and smaller circles. तो सिनेमा का क्या है, एक तो जब हम सिनेमा देखते हैं उसका हमारी मानसिक चीज़ों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। दूसरा, हम लोग ये सोचते हैं कि अच्छा जो ये पिक्चर में है उसको किसी ना किसी रियल चीज़ से एसोसिएट कर देते हैं और फिर उसका वो कैरेक्टर लेके जाते हैं और शायद उसके साथ हम लोग सिंपैथी दिखाते हैं। दूसरा, जैसे जैसे इंडिपेंडेंस हुआ वैसे वैसे जो भी सिनेमा आए वो उस टाइम की चीज़ों को बताते थे, और अभी का सिनेमा अगर आप देखोगे तो वहाँ से यहाँ तक का जर्नी कितना कितना चेंज है उन जर्नी में, ये भी बताया जाता है हम लोगों को। तो अब सिनेमा ना ही शहरों में पर गाँव में, और गाँव से छोड़ो और भी छोटे छोटे Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में भी जा चुका है। तो सिनेमा का इतना इम्पैक्ट हुआ है हमारे लाइफ में। अब हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा में चलते हैं। The Lumiere brothers, who are famous for the investors of cinematography, brought the concept of motion picture to India. Lumiere brothers ने motion picture का concept इंडिया में लेके आया। They exhibited 6 soundless short films in Bombay in 1896, which managed to engross the audience. Shot by the unknown photographer in 1897, the first film was titled Coconut Fair एंड आवर इंडियन एम्पायर। तो ये जो थे लुमियर ब्रदर्स, ये लोग 6 फिल्म लेके आए और 6 शॉर्ट फिल्म लेके आए और इस शॉर्ट फिल्म को लोगों को दिखाया और वो थोड़ा ऑडियंस गैदर करने लगे। उसमें से कुछ फिल्म्स जो थे जिनके टाइटल थे कोकोनट फेयर और आवर इंडियन एम्पायर। द इटालियन डियो कोलरेलो और एंड Cornaglia, who had made an exhibition in the tent at the Azad Maidan in Bombay, now Mumbai, started the next big venture. These were followed by a spate of short films such as The Death of Nelson, Noah's Ark, etc., exhibited in Bombay in 1898. But they were all foreign ventures which were focusing on the British or their empire in India. सो अभी ये लुमियर ब्रदर्स तो आए, उसके बाद जो इटालियन एक डुओ था कोलेरो और कार्नागेला, ये लोग आए और इन लोगों ने भी बॉम्बे के आज़ाद मैदान में एक स्टॉल लगाया, एक टेंट लगाया और वहाँ पे ये शोकेस मतलब फिल्म्स दिखाई। पर ये लोग सब थे फॉरेन, मतलब फॉरेनर थे, अपना इंडियन में कोई नहीं था। तो देखिए, और ये लोग हमेशा मतलब फॉरेनर थे तो ब्रिटिश एम्पायर कैसा था इंडिया में उसके बारे में बताते थे। एक्चुअली इंडिया कैसा है, इंडियन की रूरल लाइफ, अर्बन लाइफ या वहाँ की सोसाइटी कैसी है, कोई नहीं दिखाता, बिकॉज उन लोगों को जितना पता चलेगा वो ही दिखाएंगे। देखिए, द फर्स्ट मोशन वेंचर बाय एन इंडियन वॉज बाय हरिश्चंद्र भाटावडेकर, पॉपुलरली नोन एज सेव दादा। He made 2 short films in 1899 and exhibited them to the audience. In 1900, there were very few Indian filmmakers, but notably among them was F.B. Thanawala, who made Tabut Procession and Splendid New View of Bombay. Apart from him, Harilal Sen
was very well known for his picture Indian Life and Scenes made in 1903. अब देखिए, जब पहले इंडियन थे, जो इंडियन वेंचर हुआ सिनेमा का, उसमें थे हरिश्चंद्र भाटावड़ेकर. अब हरिश्चंद्र भाटावड़ेकर को लोग सेव दादा भी कहते थे, पर ये थे पुराने. और उस टाइम पे अभी तो बस सिनेमा का शुरुआत हो रहा था. उसके बाद जब 1900 आया, 1900 का दशक आया, उसमें भी उस टाइम पे भी इतने फिल्म मेकर्स ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि लोग ऑडियंस ग्रैब कर नहीं पा रहे थे. तो उस टाइम पे दो बहुत प्रोमिनेंट नाम थे, उनमें से एक थे FB थानावाला और हरीलाल सेन. इन लोगों ने अपनी अपनी मूवीज़ दिखाई. जैसे FB थानावाला ने दिखाया था टैबू प्रोसेशन एंड स्प्लेंडेड न्यू व्यू ऑफ बॉम्बे. हीरालाल सेन ने कौन सा देखा था? इंडियन लाइफ एंड सीन्स, जो कि 1903 में हुआ. Gradually, the market for these pictures increased, and as they were temporary exhibitors, they create an urgent need for the cinema house. This need was fulfilled by Major Warwick, who established the first cinema house in Madras, now in Chennai, 1900. Later, wealthy Indian businessman Jamshedji Madan established the Elphinstone Picture House in Calcutta, now Kolkata, in 1907. Looking at the profit in the budding Indian market, Universal Studios established its first Hollywood-based agency in India in 1916. तो देखिए ऐसे प्रोग्रेस हुआ है. तो अभी जो ऑडियंस थी बहुत टेम्परेरी रहती थी, चली भी जाती थी. मतलब एंट्री था तो कभी भी वो लोग छोड़ के चले जाते थे. तो इसीलिए एक सिनेमा हाउस का नीड आने लगा. और पहला जो सिनेमा हाउस था वो मेजर वॉरविक ने इस्टेब्लिश किया. वो कहाँ? मद्रास में इस्टेब्लिश किया, जो अभी चेन्नई में है. उसके बाद एक बहुत ही वेल्दी बिजनेसमैन आए, जमशेदजी मदन. उन्होंने एल्फिंस्टन पिक्चर हाउस इस्टेब्लिश किया कैलकाटा में, विच इज़ नाउ कोलकाता. अब ये सब इस्टेब्लिश करने के बाद लोगों को पता चला कि अच्छा, इंडिया में सिनेमा में बहुत प्रॉफिट है. तो यूनिवर्सल स्टूडियोज़ ने अपना हॉलीवुड बेस्ड एजेंसी स्टार्ट किया. कहाँ? बॉम्बे में 1916 में. देखिए, एरा ऑफ साइलेंट फिल्म. तो अभी ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा. पहले लुमियर ब्रदर्स आए, उन लोगों ने कुछ बताया, साउंड फिल्म्स वगैरह दिखाए. उसके बाद दो इटालियन आए, उसके बाद पर ये लोग फॉरेन वेंचर्स थे. तो उसके बाद नए आए हमारे हरिश्चंद्र भाटावड़ेकर, उनको सेव दादा कहते थे लोग, पर ये थे 1900 के पहले के थे. जब 1900 आया तो तब भी कितने कुछ प्रोमिनेंट नहीं थे. पर उसके बाद FB थानावाला, हीरालाल सेन, ये लोग आए. उसके बाद जैसे जैसे और डेवलप होने लगा, लोगों को पता चला कि अच्छा, इस इंडस्ट्री में पैसा है. तो मेजर वॉरविक आए, जमशेदजी मदन आए, और उसके बाद यूनिवर्सल स्टूडियो आ गया 1916 में. अब चलेंगे आगे. द एरा ऑफ साइलेंट फिल्म. तो आप लोगों ने चार्ली चैपलिन की वो मूवीज़ देखी हैं जो सिर्फ एक्शन होते हैं, वो कुछ बोलते नहीं हैं. ऐसे ही सेम हम लोग मिस्टर बीन की भी देखते थे कि पहले जब मिस्टर बीन एक्चुअल थे, वो जब करते तो वो भी साइलेंट फिल्म ही थी, बस थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से. पर साइलेंट फिल्म मतलब ऐसी थी कि जो मोशन पिक्चर था वो पूरा साइलेंट था, बाहर से ड्रम और म्यूजिक वगैरह दिया जाता था, ऐसा कुछ दिया जाता था. जो हम लोग अभी देखते थे साइलेंट फिल्म जैसे चार्ली चैपलिन के, वो उस मूवी के अंदर ही म्यूजिक वगैरह कुछ ऐड करते थे. ठीक है, तो देखिए एरा ऑफ साइलेंट फिल्म्स. The decade of 1910 to 1920 was dominated by silent film. Although they were called silent film, they were not totally mute and were accompanied by music and dance. Even when they were being screened in the theater, they were accompanied with live music instruments such as sarangi, tabla, harmonium and violin. देखिए, accompanied by this music, okay, not inside the picture. मैं जो चार्ली चैपलिन और मिस्टर बीन की बात कर रहा हूँ, वो जो म्यूजिक थे that was inside the picture. They were not accompanied by any musicians, okay? कि म्यूज़िक तबला वबला लेके बाहर ही नहीं बैठे रहते थे थिएटर के, जैसे चल रहा है तो म्यूज़िक बजाएंगे. ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखें. द फर्स्ट इंडो ब्रिटिश कोलैबोरेशन फॉर मेकिंग साइलेंट मूवी वॉज इन 1912 बाई NG चित्रे एंड RG ट्रोनी. देयर फिल्म वॉज टाइटल पुंडलिक. अब आते हैं दादा साहेब फाल्के. अब आएंगे दादा साहेब फाल्के की एंट्री होगी, जिनके नाम पे दादा साहेब फाल्के अवार्ड है. Dada Saib Phalke, who produced the film titled Raja Harishchandra in 1913, made the first indigenous Indian silent films. दादा साहब फाल्के ने इंडिजिनस मतलब टोटली इंडिया में बना हुआ
साइलेंट फिल्म बनाया, उसका नाम क्या था? हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। एंड ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। कौन? दादा साहब फाल्के, जिनके नाम पे दादा साहब फाल्के अवार्ड है। एंड इज क्रेडिटेड विथ फिल्म लाइक मोहिनी, भस्मासुर एंड सत्यवान सावित्री। He is also credited for making his first box office hit title Lanka Dahan in 1917. The process of filmmaking got impetus in 1918 by the opening of two film companies, Kohinoor Film Company and Dadasaheb Phalke Hindustan Cinema Film Company. Once film began making a decent amount of money, the government imposed entertainment tax in Calcutta 1922 and the next year in Bombay. The film companies provided an opportunity to make filmmakers such as Baburao Painter. The film companies provided an opportunity to many filmmakers such as Baburao Painter, Sachet Singh and V. Shantaram. तो देखिए, अब दादा साहब फाल्के आ गए, जिन्होंने अपनी पहली इंडियन साइलेंट फिल्म इंडिजीनियसली बना ली। उन्होंने और भी मेजर फिल्म्स बनाई थी, जैसे मोहिनी, भस्मासुर, सत्यवान सावित्री, पर जो बॉक्स ऑफिस हिट हुई थी उनकी वो है लंका दहन। अब जो ये फिल्म मेकिंग का जो पूरा प्रोसेस है उसको ज़्यादा बढ़ावा कब मिला? 1918 में, और तब खुली दो फिल्म कंपनीज, कोहिनूर फिल्म कंपनी एंड दादा साहब फाल्केज हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी। अब जैसे जैसे गवर्नमेंट को लगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ तो प्रॉफिट आ रहा है, तो अब क्या डालेंगे? टैक्स। तो एंटरटेनमेंट टैक्स डाल दिया कैलकाटा में, और उसके बाद सेम एंटरटेनमेंट टैक्स 1 साल के बाद डाल दिया कहाँ पे? बॉम्बे में, यानी मुंबई में। As this was the beginning of the cinema in India, the filmmakers explored several different subjects. The most popular subjects were mythology and history, as the stories from history and folklore had a great appeal to the audience sense of shared past. Some writers and directors also picked up social issues such as V. Shantaram, who made Amar Jyoti, a film about women's emancipation. During this period, there were very few notable women filmmakers. Fatima Begum was the first Indian woman who produced and directed her own film in 1926, titled Bulbule Paristan. The first film controversy regarding censorship was over the film Bhakt Vidur, which was banned in Madras in 1921. तो अब जब फिल्में बनने लगी तो नए नए फिल्म डायरेक्टर्स, उनको भी चांस मिलने लगा। उसमें से एक थे बाबूराव पेंटर, सुचेत सिंह एंड वी शांताराम। अब ज़्यादातर थीम क्या होती थी? लोग रिलेट कर पाए इसलिए पास्ट यानी माइथोलॉजी और हिस्ट्री पे बेस्ड होती थी, ठीक है। पर फिर ऐसे भी फिल्म मेकर्स थे जैसे वी शांताराम, जो सोशल इश्यूज को लेते थे। सॉरी, अमर ज्योति वैसे ही उनकी एक फिल्म थी, पर अब मेल्स थे सब फिल्म मेकर्स। उसके बाद जब पहली फिल्म मेकर आई फातिमा बेगम, उन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की इंडिजिनियसली, बुलबुले परिस्तान। और फिल्म कंट्रोवर्सी में सबसे पहली जो फिल्म फंसी उसका नाम था भक्त विदुर, जो कि मद्रास में हो गई थी बैन। Several international collaborations were also made during this period. One of the most popular movies made in collaboration with Italy was Madan's Nala Damayanti. Himanshu Rai, who directed successful films such as A Throne of Dice and Prem Sannyas, used Indo-German sponsorship. पैसे कहाँ कहाँ लगे थे, यानी प्रॉफिट, जो लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, प्रोड्यूसर्स जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो उनके कोलैबोरेशंस में भी फिल्में बनती हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में बनने लगी। एक बहुत पॉपुलर कोलैब मूवी हुई जिसका नाम था नाला दमयंती, और एक हिमांशु राय ने प्रोड्यूस की थी, डायरेक्ट की थी, अ थ्रोन ऑफ डाइस एंड प्रेम सन्यास, जो इंडो जर्मन स्पॉन्सरशिप से। हाँ, अब ये रही हमारी प्रीवियस बातें। नई बातें, जब कलर फिल्म आएगी, टॉकीज ओपन करेंगे, जिसे मूवी थिएटर्स बोलते हैं, टॉकीज ओपन होंगे, तो कैसे होगा, क्या होगा, ये देखते हैं। द फर्स्ट टॉकिंग फिल्म वॉज आलम आरा, विच वॉज डायरेक्टेड बाय अर्देशीर ईरानी
in 1931. This film had a few memorable songs by W.M. Khan, who was India's first singer, and his song "De De Khuda Ke Naam Par" was the first recorded song in history of Indian cinema. जब टॉकिंग सॉन्ग्स आए तो उस टाइम पे जो डायरेक्टर थे अर्देशीर ईरानी, उन्होंने आलम आरा नाम का एक मूवी बनाया और उसी में पहली बार सिंगर वीएम खान, मतलब एज अ सिंगर लेने वाले डायरेक्टर वीएम खान एज अ सिंगर लिए गए और उन्होंने बहुत ही पॉपुलर गाना गाया जिसके दे दे खुदा के नाम पर, जो कि पहला रिकॉर्डेड सॉन्ग था. Several big banners such as Bombay Talkies, New Theatres and Prabhat emerged in the late 1930s, and they were also responsible for emergence of the studio system. The first film to use the studio system in 1935 was P.C. Burroughs' Devdas. The production house started experimenting with the content of the film and the production style. This experimentation led to the coming of color films such as Siranandri, made by Prabhat in 1933, which is the first Indian color film. But it was produced and printed in Germany. A film such as Kisan Kanya deserves a mention for being the first indigenously made color film and was produced by Ardeshir Irani. Some of the other distinctive films were as follows. देखिए, तभी सब ब्लैक एंड वाइट था, अब कलर है. इंडिजीनियसली कलर फिल्म डेवलप की किसने? आदेशर ईरानी ने. उसका नाम था किसान कन्या. पर जो पहले इंडिजीनियसली मतलब पूरी तरह से भारत में बनी हुई, ठीक है, पर सिरनंदरी वाज दी फर्स्ट कलर फिल्म जिसकी प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग कहाँ हुई थी? जर्मनी में. ये बाकी के थे. देखिए, JBH वाडिया एंड होमी वाडिया, हंटर वाली, तूफान मेल, पंजाब मेल, फ्लाइंग रानी. दीज वेर द फर्स्ट इंडियन स्टंट फिल्म्स. दे हैड एन इंडियन एक्ट्रेस ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओरिजिन, मैरी एवांस, हु अर्न्ड द इंडियन निकनेम फियरलेस नादिया. उसका JBH वाडिया ने नौजवान, उसके बाद प्रेम सागर. सो फर्स्ट फिल्म विदाउट एनी सॉन्ग वॉज नौजवान. एंड फर्स्ट साउथ इंडियन फिल्म इज प्रेम सागर. ये सब KBC वेबीसी में पूछते हैं, ठीक है. KBC में भी आप लोगों को जाना है तो जा सकते हो. वॉर रेज्ड 1940s. In the 1940s was a period of turmoil in Indian politics, and it was reflected in the film produced during that period. The fervor for independence was displayed in the film such as धरती के लाल, दो आंखें, 12 हाथ, etc. Several films were made on tragic love stories and fictional historical tales such as Chandralekha, Laila Majnu, Sikandar, Chitralekha, etc. Even though India was struggling with post-independence trouble, the film industry was growing by leap and bounds. देखिए, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चलता रहा, पर जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी उसके साथ धीरे धीरे लेकिन बढ़ रही थी. अगर आपने दो आंखें 12 हाथ नहीं, मैंने दो आंखें 12 हाथ देखी है, उसमें था वो गाना कि ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हम अरे करम. ये गाना भी अगर आप ढूंढोगे तो दो आंखें 12 हाथ का है. गुड मूवी मैंने देखी ऐसी, और उसी से मिलती जुलती मैंने कर्मा मूवी देखी है. तो दो आंखें 12 हाथ में भी जो कैदी होते थे जेल की, उन्हीं को लेके आए थे और उन्हीं के साथ सारी चीज़ें करवाते थे, यानी उनको सुधारने के लिए वो भी बाहर लेके आए थे. तो उसका भी कॉन्सेप्ट कर्मा पे ही बेस्ड है. कर्मा का शायद हो ऐसा. देखिए, कमिंग, हाँ ओके. उसके बाद जैसे पर अब 1940 का दशक है, यानी 1947 में हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला, अभी 1940 का दशक है. तो 1940 में अभी हम लोग को यही फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी कि हम लोग को इंडिपेंडेंस चाहिए. 7 साल में फ्रीडम मिली है हम लोगों को वहाँ पे. 1940 से लेके 47 के लिए 7 साल बचे. तो उस टाइम पे ही ये इंडिपेंडेंस फ्लेवर वाली मूवीज ज़्यादा मिलेंगी आपको. उसके बाद ट्रैजिक लव स्टोरीज भी ज़्यादा मिलेंगी उस टाइम पे.
कमिंग एज ऑफ 1950, जैसे जैसे 1947 हो गया, इंडिपेंडेंस मिल गई, और जैसे जैसे 1950 का दशक करीब आने लगा, तब इंडियन सिनेमा कैसे डेवलप हुई ये देखते हैं. द इंडियन सिनेमा केम ऑफ एज इन 1950 विद द सेटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन. अब आ गया यहाँ पे CBFC, established to regulate the content of the large number of films which were being produced in North and South India. This period saw the rise of film stars who became household names and achieved unprecedented level of fame. The trinity of Hindi cinema, Dilip Kumar, Dev Anand and Raj Kapoor, came up during this period. The first Technicolor film was made in 1953 by Sohrab Modi, titled झांसी की रानी. देखिए 1950 का दशक ये वही दशक है जहाँ पे ट्रिनिटी यानी 3 सुपरस्टार्स निकले हैं, जो कि दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर थे. और उन लोगों को बहुत फेम मिला, बहुत पॉपुलैरिटी मिली, क्योंकि लोगों को तब अब जब इंडिपेंडेंस मिल गया है तो ये सारे हाउस होल्ड नाम हो गए, घर घर पे चर्चित नाम हो गए. और लोग, मुझे याद है मैंने देखा था कि देवानंद साहब को काले कपड़े पहनना बैन था, क्योंकि वो उनका चार्म और उतना ग्लो इतना दिखता था जब वो काले कपड़े पहनते थे. तो हाँ, अभी आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो कि देवानंद साहब को काले कपड़े पहनना बैन क्यों था. कोर्ट से समन आया था शायद उनको कि सर आप काले कपड़े पहन के बाहर नहीं निकल सकते, ऐसा. तो अगर आप ये चीज़ ढूंढना चाहो तो गूगल करके ढूंढ सकते हो. अच्छा देखिए, अभी वो तो है. अब पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी बनी? सोहराब मोदी ने झांसी की रानी बनाई, पहली टेक्निकलर फिल्म. अच्छा, मैं अपना हाथ भी हटा लेता हूँ कि आप अगर पॉज करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं. और मुझे आप लोग ये कमेंट सेक्शन में बताएं कि भैया आपका हाथ बीच में आता है तो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसा. ठीक है, आप लोग, मैं कुछ सेकंड के लिए हटा लूँगा, आप पॉज कर लें, फिर पढ़ लें और फिर वापस से मेरी ये वीडियोज़ शुरू कर सकते हैं. This was also a period when international film festivals turned towards India and India as a destination. The first International Film Festival of India, IFFI, was held in Bombay in 1952. This also opened doors for more Indian films to gain recognition abroad. Bimal Roy's Do Bigha Zameen was the first Indian film to win the award at Cannes. Cannes film, जो अभी आजकल आप देखते हो Cannes Invitation, Cannes film में लोग गए हैं. सो पहला जो इंडियन फिल्म था 2 बीघा ज़मीन, उसको कैनीज अवार्ड मिला था. अनदर फेमस फिल्म्स टू विन अ कैनीज अवार्ड वॉज सत्यजीत रेस, पत्थर पांचाली. मदर इंडिया वॉज नॉमिनेटेड बाय द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी इन 1957 फॉर द ऑस्कर्स. मदर इंडिया को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, ऑस्कर मिला नहीं था. Taking a cue from the international scenario, the Government of India instituted the National Film Award, which was first given to the feature film titled Shamachi Ai. The Best Short Film Award was given to Mahabalipuram, produced by Jagat Murari. The first film to win the President's Gold Medal was made by Sohrab Modi in 1954, titled Mirza Ghalib. प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिला था मिर्जा गालिब मूवी को. सो ऐसे ही जैसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स हुए हैं, वैसे ही गवर्नमेंट ने इंडिया में इंडियन फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड्स किए. और नेशनल फिल्म अवार्ड में श्यामाची आई को मिला था बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड, और महाबलीपुरम को शॉर्ट फिल्म. अब गोल्डन एरा आया 1960s का. ठीक है, मैं ये फिल्म इंडस्ट्री इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोग देखो कि फिल्मों का बहुत ज़्यादा असर होता है हमारी लाइफ पे. आप कोई भी मूवी देख लो, अभी आजकल मूवी के थ्रू ही बहुत सारे सोशल मैसेजेस देने का चलन भी चला है. तो मूवीज़ हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन एवरीबडीज लाइफ हियर, बीट मी, बीट यू और योर पेरेंट्स. तो आपके पेरेंट्स ने might have seen a different cinema which portrays a totally different set of people or unka mindset and a totally different set of India there. But now what you see as a Gen Z or as a millennial, ki there is a difference between how I used to watch a movie and there's a difference between how a Gen Z would like to watch a movie. ठीक है, गोल्डन एरा, हैव यू स्टार्टेड विद? नो, वी हैव नॉट स्टार्टेड विद. ओके,
The music industry became an integral part of film fraternity in 1960s. Several movies started using music as a unique selling point. Some of the notable ones were जिस देश में गंगा बहती है, starring Raj Kapoor, Devanand's Guide, Yash Chopra's Waqt, etc. This period also witnessed two wars in 1962 and 1965, which became the subject of several nationalist films. तो जब 1960 का जब दशक था, उसमें हम लोग 2 वॉर किए हैं. आप लोगों को पता है 1962 का वॉर और 1965 का वॉर. अब ये वही टाइम था फिल्म इंडस्ट्री में, जब भी वॉर चल रही है, हो गई, हम लोग जीत गए, जो भी हुआ. तो इसी टाइम पे जो फिल्म थी उनका ओरिएंटेशन भी वॉर की तरफ जाता है. तो आप बॉर्डर जैसी मूवीज़ देख लो, LOC कारगिल जैसी मूवी देख लो, सैनिक जैसी मूवियाँ देख लो. और इसी टाइम पे 1960 के दशक में ही जो म्यूज़िक इंडस्ट्री थी, जैसे टिप्स हो गई, टी सीरीज़ हो गई, ये सारी एक इंटीग्रल पार्ट हो गई किसकी, इंडियन सिनेमा का. नोटेबल अमंग दिस जॉनर वॉज चेतन आनंद्स हकीकत, शक्ति समांथास आराधना, स्टारिंग राजेश खन्ना, राज कपूर, स्टारर संगम. ऑल दीज मूवीज अचीव्स कल्ट स्टेटस. ठीक है, विद दी फर्म, मतलब बहुत ही अच्छा स्टेटस मिल गया इन लोगों को, संगम को, आराधना को. आराधना तो बहुत अच्छी मूवी है यार, मैंने देखी. आराधना बहुत अच्छी मूवी है. With the firm establishment of film industry, there was a need for an institution to train various people involved in the complicated film process. This motivated the government to establish Film and Television Institute of India, FTII, in Pune. In 1960, this institute trained writers, directors, actors in their craft. So, अब देखो जैसे पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो गई. अब कलाकार के चेहरे पे, हाव भाव पे, राइटर्स पे एक भाव होता है, एक चीज़ होती है जिसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए. अब लोगों ने सोचा कि इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने फिर फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में इस्टेब्लिश कर दी. एंड आई हैव सीन फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विच इज़ नियर दी यूनिवर्सिटी रोड, पुणे. चतुर्सिंगी के जस्ट अपोजिट है, आई गेस. तो बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम पुणे, गाइस, कम ऑन. हाँ, जो राइटर्स, डायरेक्टर्स और बाकी सबको ट्रेन करता था. अभी जो लोग होंगे उनको बताओ कि FTII के चेयरमैन क्या है, कमेंट सेक्शन में बताएं. करंट चेयरमैन. बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी जब मैं लास्ट टाइम देख रहा था कि अनुपम खेर जी के साथ और बाकी लोग, वो थे शायद चेयरमैन. फिर अब पता नहीं कौन है, आई विल हैव टू फाइंड इट आउट. उसके बाद आया 1970 से 1980 का फेज, एन एंग्री यंग मैन फेज, जिसमें आएंगे कौन, अमिताभ बच्चन साहब. This period was dominated by the need to produce and direct film around the young men who were finding their feet in industrial Bombay. The success formula was to make rags to rich stories, which would allow people to live their dreams on the screen. Amitabh Bachchan became the poster boy for most of these movies, and this can be considered as the era of Amitabh Bachchan. His successful movies like Janjeer, Agnipath, Amar Akbar Anthony, etc. अरे यार, अमर अकबर एंथनी तो मैं कभी भी देख सकता हूँ. Another film that need a special mention in the classic शोले. शोले किसने नहीं देखी है? The first film made on the 70mm scale. It broke all existing records and was the longest running film in cinema till the 90s. देखिए, शोले के बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. अच्छा, ये एंग्री यंग मैन तो आप लोग समझ ही देखते हो, सेट मैक्स देखते रहेंगे आप लोग उस टाइम पे. तो उसमें एंग्री यंग मैन से ही 8 बजे का पूरा शुरू होता था कि, और फिर उसमें मल्टीपल मूवी लगाई जाती थी जो कि ऐसे थे. अच्छा, शोले का एक इंटरेस्टिंग चैप्टर बताता हूँ कि जब शोले रिलीज़ हुई थी तो एक हफ्ते में, वो 1-2 दिन में ही बाहर निकल गई, मतलब चला ही नहीं, थिएटर से बाहर ही हो गई. उसके बाद 1 हफ्ते बाद, जो 1 हफ्ते या 8-10 दिन के बाद जब वो थिएटर में लगी, तो उसके बाद से थिएटर से उतरी नहीं है वो मूवी. और उसके एक एक कैरेक्टर, एक डायलॉग सबको याद है. तो आप असरानी जी को ले लें या धर्मेंद्र जी को ले लें, अमिताभ जी को ले लें, हेमा मालिनी जी को ले लें, A.K. हंगल जी को ले लें, तो सारे के सारे, या सुरमा भूपाली ले लें, सभी के डायलॉग याद हैं आज.
और वो इतनी एपिक मूवी है, अभी भी कभी भी लगती है वो टीवी पे या कहीं तो मैं जाता हूँ। यहाँ पे मुंबई में एक सिनेमा है जहाँ पे शोले हमेशा लगी रहती है। उसके बाद आया अब एंग्री यंग मैन हुए, उसके बाद अब रोमांटिक फेज़ में। अब रोमांटिक फेज़ में फिर वही बाकी के रोमांटिक हीरोज़ आएंगे। द फेस ऑफ इंडियन सिनेमा जैसे गोविंदा आएंगे। रैपिडली चेंज इन 1980s ऑनवर्ड there was a spate of movies about social issues. Romantic movies from family dramas were also getting huge audience. The major actors of that period were Anil Kapoor, Jackie Shroff, Govinda देखा. They acted in successful blockbusters such as Tezab, Ram Lakhan, Phool Aur Kante, Hum, etc. The late 1980s saw an emergence of anti-hero image through the films such as Bazigar, Dar, which launched the stardom of the Khan trio. LPG in the 90s allowed advanced technology to come into India. For example, My Dear Kutti Chatan was India's first 3D film, Kutti Chatan. Movie that was made in Malayalam. The Indian audience was introduced to another major technology, the Dolby sound system. ठीक है, तो ये है सिनेमा की लेगेसी। आज मैं आप लोगों को सिनेमा की लेगेसी सुना रहा हूँ, एक अलग लेगेसी है सिनेमा का। अच्छा ठीक है, कुट्टी चातन माय कुट्टी चातन फर्स्ट इंडिया की 3D फिल्म थी। तो एंग्री यंग मैन का गया, उसके बाद आता है कौन, रोमांटिक हीरो हमारे अनिल कपूर जी, जैकी दादा, गोविंदा। पैरेलल इंडियन सिनेमाज आप लोग को पढ़ाऊँ मैं। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं पर पढ़ाने में अच्छा लग रहा है मुझे। साउथ इंडियन सिनेमा है, चलिए पैरेलल सिनेमा पढ़ाऊँ। पैरेलल इंडस्ट्री फ्रॉम द लेट 1940s ऑलवेज मेड अ हार्ड हिटिंग मूवीज whose sole purpose was to create good cinema and entertainment with the craft, even if they were not extremely commercially viable. This movement started in the regional cinema first with the production of Mrinal Sen's Bhuvan Shom in 1969. This opened a wave of new cinema which has been focusing on artistic excellence and had a humanistic perspective that was in contradiction to the fantasy-based world of popular mainstream cinema. The causative factor for the coming of parallel cinema in India were firstly the global trend after World War II had shifted towards neorealism and the depiction of the human errors. This was reflected in the Indian cinema by remarkable movies such as Mother India, Sri Char Service, etc., which focused on social problems. Secondly, there was now a plethora of institutions related to study of films. They were available to people such as the National Films Archive of India, Archives of India. Okay, that was opened in 1964. Lastly, as India became a hotspot for international film festival, more and more Indian directors were able to gain access to global cinematic trends that were reflected in their work for. So, एक तो मेन सिनेमा था ही, पर पैरेलल सिनेमा भी था। पैरेलल सिनेमा का इमर्जेंस क्यों हुआ? फर्स्टली क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड अब न्यूरिज्म की तरफ बढ़ गया था, तो ह्यूमन की और एक्चुअल ह्यूमन्स का जो भी चीज़ था वो कहाँ डिपेक्ट होगा, वो ये पैरेलल में होगा, पैरेलल सिनेमा होगा। सेकेंडली बहुत सारे ऐसे आर्काइव से, जैसे नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, जहाँ पे हम लोग फिल्म्स के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ सकते थे। और इंडिया थर्डली बिकेम द हॉटस्पॉट फॉर द फिल्म फेस्टिवल्स। The foremost name in parallel cinema movement was Satyajit Ray. किने कौन नहीं जानता सत्यजीत रे, who made the Apu trilogy, Patthar Panchali, Apur Songar, Aparajito. These films earned him global critical acclaim and several awards. Another distinguished name was Ritwik Ghatak, who concentrated on the problems of lower middle class through his films such as Nagrik, Ajantrik and Meghe Dhaka Tara. In the 1980s, parallel cinema moved towards bringing the role of women to the forefront. Several women directors became very famous in the period. The most notable were Sai Paranjape, Chashme Badur, Spurs,
कल्पना लाजमी एक पल, अपर्णा सेन 36 चौरंगी लेन सॉरी। अरे some even got recognition at the global level such as Meera Nair whose film Salam Bombay won an award in Cannes Film Festival in 1989. Most of these movies discussed the changing role of women in our society. The role of women according to the cinematic experience will be discussed further in the following sections. यहाँ है changing role of women in the Indian cinema. So unless until you guys are going for Film and Television Institute of India, this information will be not relevant to you guys, but still you should know कि ये चीज़ UPSC या बाकी कहीं चीज़, बिकॉज when people say that okay let's debate about the Indian cinema, या फिर कोई ऐसा बोलता है कि अच्छा आप के हिसाब से ये मूवीज़ और फिल्मों का हमारी लाइफ पे ज़िंदगी पे कितना असर पड़ता है, पर आपको नहीं लगता कि मूवीज़ में औरतों के साथ या जो भी औरतों को थोड़ा कम दर्शाया जाता है एंड ऑल दैट वाले, तो आप इन सारी चीज़ों पे डिबेट कर पाएंगे। ये डिबेट आप लोग ये कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मेक इट श्योर कि वो डेरोगेटरी ना हो। हम लोग यहाँ पे किसी के मान सम्मान को हानि नहीं पहुँचाएंगे। ब्यूरोक्रेट्स हैं आप लोग, फ्यूचर के ब्यूरोक्रेट्स हैं, और आप लोग को इन सारी चीज़ों को समझना है। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने जितने भी कमेंट्स होंगे वो ये हमेशा याद रख के रखें कि किसी के भावनाओं को, किसी के मॉरल्स को, किसी के मान सम्मान को ठेस ना पहुँचे। इतना तो मैं अपने इन भाइयों पे और दोस्तों पे और स्टूडेंट्स पे भरोसा कर सकता हूँ। चलिए, चेंजिंग रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन सिनेमा। द इमेज ऑफ वुमेन एज पोर्ट्रेड इन फिल्म्स has experienced a shift with the changing times. During the period of silent movies, the director focused on the restrictions placed on the women's life. जब साइलेंट फिल्म था तब डायरेक्टर कहाँ फोकस करता था, रिस्ट्रिक्शंस कितने हैं वुमेन्स लाइफ पे। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1920s and 1940s, most directors used V. Santarams, Dhiren Ganguly and Baburao Painter made movies that touched upon women's emancipation issues such as ban on child marriage, abolition of sati, etc. सो उसके बाद जब 1940s आया, 20 से 40 का दशक, तो वो लोग वुमेन को कैसे फ्री किया जाए, मतलब मैंने लिखा ये इमेंसिपेशन का मतलब होता है, मैंने लिखा था हाँ, एन एक्ट और प्रोसेस ऑफ सेटिंग फ्री वुमेन फ्रॉम चाइल्ड मैरिज और अबॉलिशन ऑफ सती वगैरह. स्लोली द सिनेमा अप्रोच changed and they also supported widow remarriage, women's education and right to equality to women to the workplaces. सिनेमा से ये सारी चीज़ें पोर्ट्रे की जाती थी कि कैसे राइट टू एजुकेशन टू वुमेन को दिया जाए, इक्वालिटी होनी चाहिए हर जगह, विडो रीमैरेज भी होना चाहिए. ड्यूरिंग 1960s 80s नाउ विडो रीमैरेज यानी विडो रीमैरेज मतलब डिवोर्सी से शादी करना. अभी आजकल के फैंसी टर्म्स में आप लोग समझो, डिवोर्सी से शादी करने. तो यू सी दीज डेज इट्स नॉट दैट शॉकिंग राइट कि ओके विधवा से शादी कर रहे हैं. बट अगर आप प्रीवियस सीरियल्स देखोगे, मैंने कोई तो सीरियल देख रहा था, मैं आई डोंट नो, वहाँ पे लड़की काफ़ी कम एज पे विधवा हो जाती है एंड देन उसको यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना. बट नाउ यू सी इफ़ पीपल आर वर्किंग इन अर्बन एरियाज एंड इफ दे आर डिवोर्स, पीपल कैन स्टिल गेट मैरिड राइट. सो they can marry, so it's not that big deal here now. I don't know. Okay, during 1980s the cinematic approach to the woman was extremely stereotypical when showing the heroines for the ideal woman and glorified motherhood, fidelity among women and making an absurd sacrifice for her family. So जब अभी देखिए, जब 60 से 80 का दशक आया, तो 1960 से लेके 1980 का दशक आया, तब लोग बोलते थे कि जो औरत है उसको एक आइडल मदर, आइडल लड़की बताया जाता था, अपने परिवार के लिए सैक्रिफाइस करना और बहुत सारी चीज़ें जो उसकी प्रेस्टीज को बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ा देती थी, ऐसे दिखाया जाता था. इट इज़ ओनली इन द पैरेलल सिनेमा दैट फिल्म मेकर्स विद अ स्ट्रॉन्ग नीड टू पुश वुमेन्स लिबरेशन हैव शोन अस द लाइफ of an Indian woman. Notable directors of this genre: Satyajit Ray, Ritwik Ghatak, Guru Dutt, Shyam Bengal, etc. Current age of cinema is also experimenting with the image of a modern woman
who work for a living, has a child and career to balance and still trying to find her own footings. अभी वो सारी चीज़ें, उसके बाद जब पैरेलल सिनेमा आया तो पैरेलल सिनेमा में भी सत्यजीत रे और श्याम बेंगाल और गुरुदत्त जी और ऋत्विक घटक जी भी जो एक्चुअल वुमेन की कंडीशन है वो बता दी। अभी का जो ट्रेंड है उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा एक वर्किंग वुमेन है, एक औरत काम करती है, उनको साथ साथ अपना घर भी संभालना है, बच्चा भी है, उनको भी लिखाना है, पढ़ाना है, समझाना है। सो इन सारी चीज़ों पे भी अभी मॉडर्न सिनेमा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। So you see how cinema is changing the life of a people or life of a masses who are watching cinema. ठीक है, so that is why ये chapter बहुत ज़्यादा important हो जाता है, though it does not, it is not that much relevant to UPSC because none of the questions has been asked up till now from this chapter is what I can see here. Okay, South Indian cinema. The cinema of South India can be used to refer collectively to the fifth film industry. The cinema of South India can be used to refer collectively to the 5 film industries of South India: the Tamil, Telugu, Kannada, and Malayalam, and Tulu, coastal Karnataka film industries as single entity. So South Indian film को हम लोग पांचों का एक ऐसा combined part मान सकते हैं: तमिल इंडस्ट्री, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तुलु. Telugu cinema produced numerous films based on mythological themes. Stories epics such as Ramayana, Mahabharata are very popular in Andhra Pradesh. N.T. Rama Rao was famous mainly for his portrayal of the character of Krishna, Rama, Shiva, Arjuna and Bhima. I don't N.T. Rama Rao or Junior NTR, I think ये लोग बाप बेटे हैं. Mythological stories also depicted in Kannada and Tamil films. However, film based on socio-economical issues form a major component of South Indian cinema. Plot involving corruption, asymmetric power structure, prevalent social structure, and their problems such as unemployment, dowry, remarriage, violence on women, etc. Brought out these problems from the closest and challenged people to rethink their view. Movies in 1940s, 1960s also had political overtone and were used to derive propagandas. An illustrative list of notable superstars include M.G. Ramchandra, N.T. Rama Rao, Shivaji Ganeshan, Gemini Ganeshan, Rajkumar, Vishnuvardhan, Rajnikant, Tilikan, Prem Nazir, Mohan Ali, Kamal Hassan, Mammootty, Ajit Kumar, Chiranjeevi, Mahesh Babu, Joseph Vijay, and many more. Notable South Indian actors includes Savitri, Jayasudha, Lakshmi, Suhasini, Sridevi, रेवती, शोभा, सौंदर्य, पद्मिनी, जयललिता जी को आप लोग जानते हैं, एक पे मूवी बनी थी अभी, अंजलि देवी एंड मैनी मोर. सो साउथ इंडियन मूवीज़ में इतने सारे सुपरस्टार भी है, जैसे रजनी सर, कमल हसन, और अभी के आप ले लो अजीत कुमार, चिरंजीवी, महेश बाबू, विजय तलपति. तो साउथ इंडियन इंडस्ट्री ऐसे फ्लरिश होने लगी. साउथ इंडियन इंडस्ट्री में जो तेलुगु इंडस्ट्री है वो ज़्यादातर माइथोलॉजिकल फिल्म बनाती है, पर ऐसी भी फिल्में बनी हैं जो वीमेन, पावर डायनेमिक्स, पॉलिटिक्स, करप्शन, डाउरी, इन सारी चीज़ों को भी डिपिक्ट कराती है, और वो भी ग्रास रूट लेवल से डिपिक्ट कराती है. तो ऐसी मूवीज़ भी बहुत बनी है साउथ इंडियन में. आप साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री देखो, हर फिल्म का जो स्टोरी होगा इट इज़ डिफरेंट. आप नोट करो, ये हर स्टोरी अलग होगी, पिक्चर की हर स्टोरी अलग होगी. अच्छा, फिल्म कंट्रोवर्सीज. One of the most controversial movies made by Shekhar Kapoor was titled Bandit Queen. In 1994, Censor Board on the ground of nudity and obscene content banned this film. Deepa Mehta's Water, that portrayed the lives of widows in the 1930s and their exclusion from society, created one of the most important controversies of this millennium.
This was banned in various cinema halls in India. Another movie by Deepa Mehta titled Fire, which was made in 1996 and was banned by the censor board on the ground of showing unnatural lesbian regional relations between two sisters-in-law. Films such as Madras Cafe was banned in Sri Lanka, part of the United Kingdom and parts of the United Kingdoms, as it was made in Sri Lankan Civil War. Another director, Anurag Kashyap, has quoted many controversies. His film Panch was banned by the censor board as it showed several drug abuses, violence and obscene languages. Another film, Black Friday, based on the Mumbai bomb blast, was stopped from releasing by Bombay High Court. It was, however, released in limited theatres hall after the trial was over. In 2014, Messenger of God, a film by Baba Ram Rahim, created chaos in a part of North India. Similarly, Muslim groups created agitation in a part of Tamil Nadu against Kamal Hassan's Vishwarupam, as it supposedly hurt their religious sentiment. But the Censor Board of India gave it go-ahead and the movie was released even though there were cases of violence reported against it. In 2017, Padmavat quoted controversy as some group felt that the film misrepresents history and thus tarnishes the reputation of certain communities in Rajasthan. So, ऐसे बहुत सारी मूवीज़ है जो कंट्रोवर्सी में फंसी है. आप देख लो पद्मावती, विश्वरूपम, मैसेंजर ऑफ गॉड, ब्लैक फ्राइडे, मद्रास कैफे, बैंडेड क्वीन तो उसमें न्यूडिटी और ऑब्सेंस कंटेंट के लिए बैन कर दिया था. मद्रास कैफे इसलिए क्योंकि वो श्रीलंकन सिविल वॉर हुआ था, उस पर बताया था. तो श्रीलंका और सम प्लेसेस ऑफ यूनाइटेड किंगडम में बैन था वो. विश्वरूपम फिर भी रिलीज़ किया क्योंकि गवर्नमेंट ने को अहेड दे दिया था उसको. सो मुस्लिम सेंटिमेंट्स हर्ट करता था. तो ये सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं. यू गाइस डोंट नीड टू रिमेंबर कंट्रोवर्सीज आई गेस, बट डू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस फिल्म्स हैव बीन बैंड, क्यों ये फिल्म बैन की गई थी, एंड व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच अ फिल्म कैन बी बैंड ओके टू बी फॉर रिलीजिंग इन थिएटर, और कौन से ऐसे चीज़ें जिस पे फिल्मों को बैन किया जा सकता है. एंड दिस इज वेयर ना, यहाँ पे this is where we are saying that okay, the OTT platforms, as there is no regulation on the OTT platforms, they can show any content and people nowadays are watching these content. OTT platform जो Netflix है उस पर वेब सीरीज आप देख लो, वायलेंस इतना है, न्यूडिटी है, ऑब्सेंस कंटेंट है, लेस्बियन एक्टिविटीज़ है, गे एक्टिविटीज़ है, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है ओपनली. And we don't, like, government does not have that control. Government do have control on the content that has been shown to the Indian masses, but very little. And now government is also trying to regulate what you can watch on the OTT platforms. So उल्लू जैसी वेब सीरीज हो गई या और बालाजी जैसी वेब सीरीज जो भी आती हैं, government has some type of controls over that. So, Indian Cinematograph Act of 1952. The Government of India instituted the Indian Cinematograph Act 1952 to certify films. The major function of the act was to flesh out the constitution and the functioning of the Central Board of Film Certification, CBFC, or the Censor Board of India. The Act provides for appointment of chairman of the censor board and also a team of people not less than 12 and not more than 25 to be appointed by the central government to help the chairman in his functioning. The board has to examine the film and decide if the film should not be exhibited on the ground of offense to a certain geographical area, age group, religious domination or political group. It can also direct the appellant of the movie to make modification and excision in the film before it can be given a certificate. If such changes are not made, the censor board may refuse to sanction the film for public exhibition. Although the certification of film is a subject under the union, the enforcement of censorship in this respective domain lies with the state government. The certification is done on the following basis. So देखिए,
इस बेसिस पे सर्टिफिकेशन होता है। सो इंडियन सिनेमाटोग्राफी एक्ट ऑफ 1952 क्या बोलता है कि भाई एक तो सेंट्रल बोर्ड में चेयरमैन रहना चाहिए और 12 से कम और 25 से ज़्यादा मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रख सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंटली अपॉइंट मेंबर्स होंगे जो इस चेयरमैन को उसके ड्यूटीज़ करने के लिए मदद करेंगे। इन लोगों का काम क्या है कि जो भी एप्लीकेंट है, यानी जिस भी डायरेक्टर या मूवी हाउस ने ये मूवी बनाई है वो एप्लीकेंट हो गया, उसकी मूवी में कोई ऐसे ऑफेंस कंटेंट नहीं है जो कि किसी रिलीजन के लोगों को नहीं दिखाए जा सकते, पॉलिटिकल ग्रुप्स को नहीं दिखा सकते, एज ग्रुप को नहीं दिखा सकते, या किसी जोग्राफिकल एरिया को नहीं दिखा सकते। ऐसी चीज़ें तो नहीं है। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो वो बोलें कि या तो मॉडिफाई करो और फिर पब्लिश करो, तब वो लोग सर्टिफिकेशन देते हैं कि अच्छा ठीक है आप दिखा सकते हैं, नहीं तो ना सर्टिफिकेशन नहीं देते हैं। अच्छा, ये सब्जेक्ट जो सर्टिफिकेशन का वो तो जनरली यूनियन के हाथ में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, पर इसके ऊपर ज़्यादा पावर किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का। और किस बेसिस पे सर्टिफिकेट मिलता है? देखिए, यू सर्टिफिकेशन आपने देखा होगा, U/A करके सर्टिफिकेशन आता है। तो यू मतलब यूनिवर्सल एग्जीबिशन, A रिस्ट्रिक्टेड टू अडल्ट ऑडियंस ओनली। इन 1983 देयर वाज एन upgradation in the cinematography certification rule which added 2 more certification categories to the existing ones. They are UA, unrestricted public exhibitions subject to parental guidance for children under the age of 12 years, or S, public exhibition restricted to specialized audience such as doctor, engineers. Another major provision of the Act 1952 Act was established by the Film Certification Appellate Tribunal (FCAT). This was set up under Section 5D of the Act and was specially created for hearing appeals of those disgruntled parties who asked for re-examination of the decision of the Central Board. FCAT बनाया गया था ताकि जिनको भी ऐसी आपत्ति है कि सर्टिफिकेशन कैसे दिया, क्यों दिया, उनके प्रॉब्लम्स को ये ट्रिब्यूनल हैंडल करेगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC, द गवर्नमेंट बॉडी दैट गवर्न्स एंड डायरेक्ट सेंसरशिप इन इंडिया। CBFC क्या है? सेंसरशिप की गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है। इज कॉल्ड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC. इट वॉज सेट अप इन 1950 अंडर द नेम सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स, बट द सेम वॉज चेंज अंडर द एक्ट ऑफ 1952. इट इज डायरेक्टली अंडर द डायरेक्टिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। किसके अंडर आता है वो? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। हेड ऑफिस का है मुंबई में। इट हैज़ मैनी रीजनल ऑफिस दैट डील स्पेशली विद द रीजनल फिल्म्स. दीज ऑफिस आर इन दिल्ली, कोलकाता, छत्तीसगढ़, चेन्नई, बैंगलोर, गुवाहाटी, कैलकाटा, त्रिवनंतपुरम, and Hyderabad. All of these institutions provide the certificates to film without which they cannot be screened in the cinema theater. तो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं, रीजनल ऑफिसेस भी हैं इनके, जो CBFC है इनके रीजनल ऑफिसेस है, और रीजनल ऑफिसेस इन सारी जगहों पे हैं, और यहाँ से भी सर्टिफिकेशन मिलता है, तब आप दिखा सकते हो मूवी। द CBFC इज़ अ वेल स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट हैज़ अ चेयरमैन एंड अ गवर्नमेंट मेंबर्स हु आर appointed by the government through Ministry of Information and Broadcasting. They can be appointed for a term of 3 years or more as per the government directive. The members are usually famous and talented personalities from the film industry or other intellectuals. ठीक है, members कौन कौन होंगे? फेमस पर्सनैलिटी या फिल्म इंटेलेक्चुअल्स। इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल फिल्म्स टू गेट अ सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन। हर फिल्म को CBFC का सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है। इवन फॉरेन फिल्म दैट आर इम्पोर्टेड इन इंडिया हैव टू गेट CBFC सर्टिफिकेशन। फॉरेन फिल्म्स को भी। ऑल द फिल्म्स दैट आर डब्ड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर हैज़ टू गेट फ्रेश सर्टिफिकेट टू इंश्योर दैट द लैंग्वेज चेंजेस इज नॉट ऑफेंसिव इन एनी मैनर। अब तमिल से अगर हिंदी में आएगा तभी भी हम लोगों को सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि तमिल में कुछ कहा है और उसका ट्रांसलेशन हिंदी में गंदा नहीं हो सकता है, तो उसके लिए भी सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। द ओनली एक्सेप्शन टू द CBFC सर्टिफिकेशन आर फिल्म मेड स्पेशली फॉर दूरदर्शन, एज दे आर द ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे हैव देयर ओन सेट ऑफ रूल्स फॉर एग्जामिनिंग सच फिल्म्स। जो दूरदर्शन पे फिल्म आती है उसके लिए उनके अलग रूल्स हैं, तो एग्जाम्पशंस हैं वहाँ पे। CBFC सर्टिफिकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर टेलीविजन प्रोग्राम्स एंड सीरियल्स। टेलीविजन प्रोग्राम जो सीरियल्स वीरियल्स आते हैं, डेली सोप्स आते हैं, उसके लिए आपको CBFC की सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए।
In 2016, the Government of India has constituted the Shyam Bengal Committee to lay down norms for film certification that takes note of best practices in various parts of the world and gives sufficient and adequate space for आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशंस। एक श्याम बंगाल कमेटी बनाई गई थी जो कि बहुत सारे नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड जो प्रैक्टिसेस है फिल्म में और क्या क्या चीज़ें हैं उसको लेके एक सेट ऑफ रूल्स या फिर ऐसा कुछ एडिक्वेट स्पेस बनाएगी जहाँ पे आर्टिस्ट और क्रिएटिव एक्सप्रेशंस दिखाया जा सके। मतलब मैं इस चीज़ पे फिल्म बनाना चाहता हूँ, ये आर्टिस्ट मेरे लिए क्रिएटिव है, समथिंग है, तो ऐसे बनाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। द कमिटी सबमिटेड द रिपोर्ट एंड सम ऑफ द मेजर हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट आर एज फॉलोज। तो श्याम बेंगाल कमेटी ने अपना रिपोर्ट बनाया और उन लोग के मेजर हाईलाइट्स क्या थे। CBFC should only be a film certification body whose scope should be restricted to categorizing the suitability of the film to audience group on the basis of age and maturity। तो इन्होंने बोला कि CBFC जो है वो सिर्फ कैटेगराइज करने का काम करे कि ये अडल्ट को दिखाया जा सकता है, इस एज को दिखाया जा सकता है, इस ग्रुप ऑफ ऑडियंस को दिखाया जा सकता है या नहीं। द कमिटी हैज़ ऑल्सो मेड सर्टन रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ द बोर्ड एंड हैज स्टेटेड दैट द बोर्ड इंक्लूड चेयरमैन should only play the role of guiding mechanism of the CBSE and not to be involved in the day-to-day affair of the certification of the film। So सिर्फ वो बोलते हैं कि जो चेयरमैन है वो सिर्फ एक गाइडर का काम करेगा, मेंटर का काम करेगा, और डे टू डे जो एक्टिविटीज़ है सर्टिफिकेशन का उसमें नहीं। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एज वेल एज सिंप्लीफिकेशन ऑफ फॉर्म्स एंड अकम्पाइंग डॉक्यूमेंट्स, ऑनलाइन सबमिशंस होने चाहिए। रीसर्टिफिकेशन द फिल्म फॉर द पर्पज ऑफ टेलीकास्ट ऑन टेलीविजन और फॉर एनी अदर पर्पज शुड बी परमिटेड। रीसर्टिफिकेशन अगर वही मूवी आपने टेलीविज़न पे टेलीकास्ट करना है तो उसके लिए भी प्रोविज़न होनी चाहिए। रिगार्डिंग द कैटेगराइजेशन ऑफ फिल्म द कमिटी रिकमेंडेड दैट इट शुड बी मोर स्पेसिफिक एंड अपार्ट फ्रॉम यू कैटेगरी द UA कैटेगरी कैन बी ब्रोकन अप इनटू फर्दर सब कैटेगरीज UA 12+, UA 15+, एंड अ कैटेगरी शुड ऑल्सो बी सब डिवाइडेड इनटू AC अडल्ट विद कॉशन कैटेगरी। तो उन्होंने और भी कैटेगरी बोली कि आप सिर्फ U रख रहे हो, A रख रहे हो, S रख रहे हो, UA रख रहे हो, UA को ब्रेक करो, UA 12+ रख लो, UA 15+ रख लो, UA विथ अडल्ट कॉशंस रख लो, ऐसी चीज़ें रेकमेंड की गई थी। ठीक है, तो ये थी रिकमेंडेशन। डज इंडिया नीड्स ए नेशनल फिल्म पॉलिसी। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिया में नेशनल फिल्म पॉलिसी होनी चाहिए। आप केरला फाइल्स जैसी फिल्में देख लो और बाकी ऐसे कुछ फिल्में देख लो जहाँ पे कंट्रोवर्सीज क्रिएट की गई हैं और बहुत संवेदनशील है वो चीज़ें। तो क्या आपको लगता है कि इंडियन नेशनल फिल्म पॉलिसी होनी चाहिए? इट सीम्स नेसेसरी दैट इंडिया शुड हैव अ नेशनल फिल्म पॉलिसी बिकॉज वी हैव द वर्ल्ड लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री। मोर देन 1000 movies are made per year and their contribution to the GDP of India has been significant. The industry is facing a paradox as the growth of industry is uncontrolled while the content of the film produced are rigidly controlled by the government through the censor board. Hence, there should be a limit to the government's intervention for sustained growth. तो बोलते हैं कि हाँ, हम लोग के पास नेशनल फिल्म इंडस्ट्री फिल्म पॉलिसी होनी चाहिए क्योंकि वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ दी फिल्म। हम लोग बहुत ज़्यादा फिल्म प्रोड्यूस करते हैं और ये फिल्में जो रेवेन्यू कमा के देती हैं उसमें हमारी GDP पे भी असर पड़ता है। बोलते हैं कि इंडिया का एक पैराडॉक्स है और ये एक शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम, मतलब इंडिया के माइंडसेट और चीज़ें और टेस्ट वगैरह चेंज होते जा रहा है। तो ये चेंज होता जा रहा है और अनकंट्रोल्ड है, प्लस आप फिर फिल्मों को कंट्रोल कर रहे हैं, ये थोड़ा सही नहीं है, ऐसा ये लोग बोलते हैं। तो गवर्नमेंट का जो थोड़ा इंटरवेंशन इन सारी चीज़ों में कम होना चाहिए। Regional cinema gets pushed to the fingers and policy is required to bring them at par with the mainstream Hindi cinema। तो और बोलते हैं कि रीजनल जो सिनेमा है उसको बहुत कम सपोर्ट मिलता है, तो उसको भी मेन स्ट्रीम सिनेमा का सपोर्ट देने के लिए थोड़ा सपोर्ट देने के लिए हम लोग को नेशनल फिल्म पॉलिसी लानी चाहिए। द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग एंड फोटोग्राफी शुड बी taught and this should be promoted through opening more film schools on the lines of FTI। ये लोग बोलते हैं कि फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग के जो करियर है उसको बूस्ट करने के लिए आप FTI जैसे और भी इंस्टीट्यूशंस बनाने की ज़रूरत है, तो वो भी चीज़ें इंक्लूड करने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ नीड फॉर ग्लोबल प्रमोशन ऑफ इंडियन सिनेमा एंड नेशनल पॉलिसी कैन
कैन गाइड इन दी राइट डायरेक्शन। अगर नेशनल पॉलिसी होगी तो ग्लोबल सिनेमा को, अपना जो सिनेमा है उसको ग्लोबली प्रमोट करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और उसके लिए क्या गाइडेंस चाहिए उसके वो सब नेशनल फिल्म पॉलिसी से मिलेगी। नेशनल फिल्म पॉलिसी कैन इंश्योर दैट incentives are given for designations of this content। प्रॉपर पैसे या प्रॉपर एक अप्रोच मिले या प्रॉपर एक नाम मिले, ये भी फिल्म नेशनल फिल्म पॉलिसी देख लेगी। न्यू गाइडेंस आर रिक्वायर्ड फॉर सेंसरशिप इश्यूज। नया गाइडेंस चाहिए सेंसरशिप के लिए, जो कि चेंजिंग सोसाइटी के साथ साथ चेंज होता रहे। एज पायरेसी through the internet is the biggest concern that the Indian faces, amendment need to be made to prohibit privacy। अमेंडमेंट चाहिए अपने को पायरेसी रोकने के लिए। स्ट्रिक्ट प्यूनिटिव एंड मॉनिटरी एक्शंस अगेंस्ट दी ऑफेंडर शुड बी गिवन। जो भी पायरेसी करेगा उसको जुर्माना डालो और पनिशमेंट दो। ऐसा अगर नेशनल फिल्म पॉलिसी बने तो होना चाहिए। और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ये सारी चीज़ें दिखाई। सो देखा हो गया अपना नेशनल इंडियन सिनेमा, हम लोग ने कवर कर लिया इंडियन सिनेमा। देखिए दोस्तों, हम लोग ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर में। ये छोटा सा पार्ट था जो मेरे को टाइम लगा, क्योंकि मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहा हूँ, 11 पेज का है, लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ। तो भी कल हम लोग शुरू करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी थ्रू एजेस, इंडिया में कैसे फ्लरिश हुआ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं दोस्तों, 1 घंटे से ऊपर हो गया लेक्चर। चलिए, जय हिंद, जय भारत।